नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। इसे मैंने कई मैगजीन, विजन, पीडी, क्रॉनिकल और न्यूज़पेपर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इस सबसे मैंने से कलेक्ट किया है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी यूपीएससी पीडी, यूपीपीसीएस पीडी, बीपीएससी, सचिवालय सहायक देने जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, पहला है इसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी बागसीर, छठी और अंतिम पनडुब्बी बागसीर का जलावरण हुआ। क्वेश्चन यहाँ सीधे डायरेक्ट बनेगा कि स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बागसीर नाम है इसका। या बागसीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, और ये स्वदेश निर्मित है। क्या है? स्वदेश निर्मित है। ठीक है, स्वदेश निर्मित, ये अपने देश में ही बना है। लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ किसी देश से। चलिए आगे देखेंगे आप। ठीक है, जलावरण कब हुआ इसका? 20 अप्रैल 2022 को हुआ। इसका निर्माण किसने किया? मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके निर्माण के लिए आप देखिए, इसके निर्माण के लिए क्या है? फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी NCDCNS ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी। क्वेश्चन पूछा था ISPD में रहेगा तो कई ऑप्शन देगा आपको इसमें खोलने के लिए कि किस देश ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है? तो फ्रांस ने ट्रांसफ़र किया। फ्रांस की नौसैनिक कंपनी DCNS ने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया है और भारत में बना है। ठीक है, और किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। इसके तहत इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और जब छठा और अंतिम है तो 5 अन्य हो सकते हैं, तब तक छठा हुआ और अंतिम हुआ। तो 5 अन्य हैं। INS कलवरी, INS सेकेंड है INS खंडेरी, जैसे नंबरिंग किया गया है उसी तरह है। तीसरा है INS करंज, और चौथा INS बेला, और पाँचवा है बागीर। देखिए, पाँचवा बागीर और छठा बागसीर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर करें। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्वदेश निर्मित। देखिए, स्वदेश निर्मित यात्री विमान, इसका नाम है डोर्नियर 228। ठीक है, ये क्या है? तो इसका निर्माण किसने किया? ठीक है, वन डे एग्जाम में से पूछा जाएगा कि डोर्नियर 228 क्या है? तो यात्री विमान क्या है? ये एक यात्री विमान है। क्या है? एक यात्री विमान है। ठीक है, आगे देखिए। इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने इसका निर्माण किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में पूछा जा सकता है, ये कौन सी कंपनी है? रत्नम है या महारत्नम है? वो छाटना रहेगा, 4-5 दे देगा कौन सी कंपनी, महारत्नम, रत्नम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्नम कंपनी है। कौन सी कंपनी? महारत्नम। और कितने सीटों वाली है? 17 सीटों वाली है विमान है ये। चलिए, इसका व्यावसायिक उड़ान जो है 12 अप्रैल 2022 को हुआ। असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट, अरुणाचल के पासीघाट के बीच में हुआ। असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल के पासीघाट के बीच में हुआ। ठीक है, अब देखिए, इसका आपको उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कोई भी क्वेश्चन रहे उसे ध्यान से आप लोग देखेंगे, करके जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार का नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। सरकार का जिस सेक्टर पर फोकस होता है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का भी नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, बनी रहती है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? इस विमानों के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को जोड़ना। अभी नॉर्थ ईस्ट में कई एयरपोर्ट्स भी बनाए गए हैं जहाँ पहले एयरपोर्ट्स नहीं था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विमानों के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को जोड़ना। इस तरह का उद्देश्य पूछा जा सकता है। BPS में भी अब कुछ पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का। 25% क्वेश्चन जो है पिछली बार देखा गया है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिया है करंट में भी। तो इस तरह का पूछा जा सकता है। BPSC 68 में भी ध्यान देंगे आप लोग, जो BPSC 68 में देने जा रहे हैं, और IAS वाले के लिए तो देखना ही है। जिस तरह से आपने ऊपर देखा है पहले में
कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी बनी है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया है फ्रांस की नौसैनिक कंपनी DCNS द्वारा। अब देखिए, तो इसके लिए भी ये भी स्वदेश निर्मित है, लेकिन इसके लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है। तो किस देश की कंपनी ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया भारत में? जर्मन कंपनी है, जर्मनी की कंपनी ने इसके लिए भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। तीसरा है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर कर किया गया। अब इस तरह से इसका फ्रेमिंग हुआ क्वेश्चन का कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया है? तो रूस को बाहर किया गया है। किसको? रूस को बाहर किया गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर, यूक्रेन पर जो हमला किया रूस ने, जो युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, तो उसके लेकर के रूस को इससे बाहर किया गया है कि वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप इसमें रहने के काबिल नहीं है, आप इसमें रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है मानव के अधिकारों का संरक्षक है और आप मानव के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें रहने के लिए काबिल नहीं, योग्य नहीं, इसलिए रूस को बाहर किया गया। और रूस इसमें क्या है? दूसरा देश है। क्या है? दूसरा देश है। तो पहला देश कौन है? पहला देश लीबिया है। ठीक है। यहाँ के शासक हुआ करते थे गद्दाफी, इनकी मौत हो गई। ठीक है। तो उसने मानवाधिकारों का हनन किया था, तो उसी को लेकर के इससे लीबिया को भी उनके शासनकाल में इससे बाहर निकाला गया था। ठीक है। चौथा देखिए आप, नेपाल के तत्कालीन PM, ये देखिए, ये है तत्कालीन PM, वर्तमान PM प्रचंड है, पुष्प कुमार दहल प्रचंड है, लेकिन ये तत्कालीन PM है। ठीक है। इसका नाम है शेर बहादुर देउबा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है। तो उनकी भारत यात्रा हुई। ठीक है। किसी देश के शासनाध्यक्ष का जब भारत में यात्रा होती है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जब किसी देश में यात्रा होता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है। और खासकर पड़ोसी देशों का कि शासनाध्यक्ष का जब भारत में यात्रा हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। कब आए? 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2022 के बीच में इनकी यात्रा रही भारत में। ठीक है। और देखिए, इनसे जुड़े कई और समझौते हुए। ठीक है। यूनिवर्सिटी के लेकर भी समझौता हुआ कि भारत और नेपाल के काठमांडू में जो यूनिवर्सिटी है उन दोनों को जोड़ा गया है कुछ कोर्स के लिए। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ, जो पूछने की संभावना ज़्यादा है, वो देखिए क्या है। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ठीक है, ISA का 105वां सदस्य बना है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश कौन है? तो नेपाल है। ठीक है। और ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसा पहला संगठन है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पहला संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में। ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। गुरुग्राम में है। ठीक है। दिल्ली के बगल सटा हुआ है। ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। भारत और फ्रांस ने मिलकर से किया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 121 देश हैं। तो वहाँ वर्ष में सूर्याताप की मात्रा ज़्यादा होती है। वर्ष में अधिकतर दिनों तक सूर्य उदय रहता है, सूर्य की रोशनी रहती है। तो वहाँ सूर्य की रोशनी से सूर्य की रोशनी को सौर ऊर्जा में बदलने के लिए यहाँ फेवरेबल कंडीशन है। तो इसको लेकर के यहाँ एक वार्ता हुई और इसके लिए प्रोग्राम बना और संगठन बना। लेकिन अब क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर वाले देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिका भी इसमें शामिल है। अमेरिका 103वां सदस्य है। अमेरिका क्या है? 103वां सदस्य बना है। 103वां सदस्य बना है। 103वां। ठीक है। अमेरिका भी इसका सदस्य है। भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत किया था। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता क्या है कि नेपाल में भारत का रुपए कार्ड चलाया की शुरुआत हुई है। लेकिन नेपाल में भारत के रुपए कार्ड की शुरुआत हुई है। और देखिए तीसरा क्या है कि बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था धनुषा जिला में कुर्था के बीच क्या है रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। कब? 2 अप्रैल 2022 को हुई है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी सबकी। ठीक है। और नेपाल और भारत के यूनिवर्सिटीज़ के बीच में समझौता हुआ, कुछ कोर्स के लिए समझौता हुआ है, IIT के लिए भी बीच में समझौता हुआ है। ठीक है। आइए 5वां देखें कि 7वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस तरह से कि 7वां रायसीना संवाद कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। और नई दिल्ली में जो 2022 में
राष्ट्रीय संवाद हुआ किस क्रम का हुआ, तो 7वें क्रम का हुआ है। कब हुआ, 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच में। और इसका आयोजन किसने किया था, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। और एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। थीम क्या है, टेरा नोवा, इम्पॉइज्ड और इम्पॉइज्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, इसका ये थीम है। ठीक है, तो इसमें काम क्या होता है, ठीक है, इस पर वार्ता होती है कुछ कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक दोनों मुद्दे पर वार्ता होती है। भू राजनीतिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। दूसरा है भू आर्थिकी, भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक इस पर वार्ता होती है सदस्य देशों के बीच। 7वां राष्ट्रीय संवाद नई दिल्ली में हुआ। 67वीं BPSC-PT में ही पूछा गया था कि ये जो है इस संगठन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आगे देखें। छठा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता हस्ताक्षर हुआ है। अभी कई देशों के साथ वार्ता भी चल रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की वार्ता चल रही है। ठीक है, इसके लिए। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से पहले UAE के साथ भी भारत का समझौता हुआ है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, देखें। 90% उत्पादों को, 90% प्रोडक्ट्स को शुल्क मुक्त किया जाएगा, टेरिफ फ्री किया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो उसका निर्यात कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, चुंगी कर लगाया जाता है, सीमा शुल्क लगाया जाता है, तो वो उस पर फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा, भारतीय उत्पाद पर अगर ये शुल्क माफ़ कर दिया, फ्री कर दिया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उत्पाद क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, जिससे बिक्री बढ़ जाएगी। और वहाँ बिक्री बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से फायदा होगा। ठीक है, अब क्या है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या 17वां सबसे बड़ा कारोबारी देश है, 17वां। और ऑस्ट्रेलिया के लिए 17वां नहीं है, इसे ठीक कर लें, ये 9वां है। ठीक है, 9वां सबसे बड़ा कारोबारी देश है। ठीक है, आगे देखें। 7 नंबर है कि 540 मेगावाट क्षमता की क्वाड जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई, तो किस नदी पर, तो चेनाब नदी पर। किस नदी पर, चेनाब नदी पर। इस तरह कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि क्वाड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, क्वाड नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर। और क्वाड जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 540 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ये जम्मू कश्मीर में है, या लद्दाख, ऑप्शन देगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, मतलब फंस जाएंगे। ध्यान रखें कि ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में क्वाड जल विद्युत परियोजना, और 540 मेगावाट। 8 नंबर, अटल इनोवेशन मिशन मार्च 2022 तक जारी रहेगा। तो इसकी शुरुआत कब की गई, जब अटल इनोवेशन मिशन मार्च 2023 तक जारी रहेगा। तो इसकी शुरुआत कब गई, इसकी शुरुआत किया गया 2016 में। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा किया गया। देखिए, नीति आयोग पर जो भी कुछ क्वेश्चन रहेगा उससे देख के जाएंगे कौन सी योजना शुरुआत कर रहा है, कौन से खत्म कर रहा है नीति आयोग। ठीक है, तो उसे देख के जाएंगे अच्छी तरह से। नीति आयोग के द्वारा 2016 में स्थापित किया गया। ये क्या है, देश में इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा जाएगा। देश में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें टिंकरिंग लैब है, जैसे कि कॉलेज में, स्कूल्स में इसमें लैब खोला जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे इसमें प्रोग्राम है इसके तहत। ठीक है, 9 नंबर है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो प्रदान किया गया PM मोदी को। ठीक है, पहला दिन 2022 में। ठीक है, तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोदी को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ठीक है, चैरिटेबल द्वारा है। ठीक है, लता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये प्रदान किया गया है। 10 नंबर देखिए, अजय कुमार सूद जो है भारत सरकार के
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। पूछना गया कि ये न्यू अपॉइंटेड है। एक बात और सुन लें कि न्यू अपॉइंटमेंट जो भी रहेगा उससे आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। न्यू खास करके न्यू अपॉइंटमेंट पूछा जाता है, नई नियुक्तियाँ पूछा जाता है एग्जाम में। तो नई नियुक्ति है अप्रैल 2022 की नियुक्ति है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है, अजय कुमार सूद को बनाया गया है, ठीक है। और जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के पद संभालने वाले ये पहले इंजीनियर हैं, ठीक है। हम देखें 12 नंबर देखिए, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। अल्पसंख्यक का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। तो इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसकी देखिए, तो इसकी आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1993 में, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है, पिछले बार प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था किसी संगठन का, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान, ठीक है। सरदार अली खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और छठे जो है जैन को 2014 में दिया गया। जैन को कब दिया गया है? 2014 में दिया गया है। जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा 2014 में दिया गया है, ठीक है, मनमोहन सरकार ने। तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय है जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। 6 धार्मिक समुदाय है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। और कुल कितना हो गया? 5 सदस्यीय ये होते हैं, ठीक है। चलिए इससे जुड़े कुछ और फैक्ट जान लें। इसके तहत ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 338 में है। इसका प्रावधान किया गया 338 में किया गया है, ठीक है। इसमें और 65वां संविधान संशोधन हुआ था इससे संबंधित, 65वां संविधान संशोधन, ठीक है। और आगे जाकर के 338 ए जोड़ा गया, 338 ए जोड़ा गया, 338 ए है। 338 ए के तहत क्या किया गया? एसटी के लिए अलग आयोग बनाया गया। एसटी के लिए अलग, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग बनाया गया 2003 में। कब? 2003 वाजपेयी जी के समय, 2003 में, ठीक है। तो 89 अमेंडमेंट जो है इससे ही संबंधित है। 89 संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कौन कौन से इसमें है देखिए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है। 6 समूह को अल्पसंख्यक धार्मिक समूह का दर्जा प्राप्त है भारत में, ठीक है। और देखिए 13 नंबर है कि 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर स्मारक सिक्का चलाया गया और डाक टिकट चलाया। कितने का? तो 400वें प्रकाश वर्ष है तो 400 रुपये का अंकित मूल्य का सिक्का चलाया गया। पीएम मोदी ने इसे जारी किया। और इसके प्रकाश वर्ष पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो लाल किले पर हुआ। कहाँ हुआ? लाल किले पर। कब? 20 से 21 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ ये कार्यक्रम, ठीक है। 400 अंकित मूल्य का सिक्का चलाया और डाक टिकट चलाया गया, ठीक है। गुरु तेग बहादुर। और मुखर्जी नगर से ऑटो पकड़ के जाते हैं मेट्रो पकड़ने, तो वही गुरु तेग बहादुर जीटीबी नगर है, ठीक है। पहले उसे किंग्स वे कैंप कहा जाता था। 9वें गुरु है, सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, ठीक है। और 10वें गुरु के पिताजी हैं, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, दिल्ली विश्वविद्यालय ड्यू की स्थापना वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपये के अंकित मूल्य का सिक्का चलाया, डाक टिकट जारी किया गया। और इसको जारी किसने किया? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया। अभी तो धनखड़ साहब अभी उपराष्ट्रपति है, लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी किया, ठीक है। 15 नंबर है रेबेल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है। वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा की है। इतिहासकार भी रामचंद्र गुहा, इनकी पुस्तक है, चर्चा में रहा है इस बार।
16 नंबर है बाल्टिक देश लुथियानिया में भारतीय मिशन की शुरुआत हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बाल्टिक देश लुथियाना में भारतीय मिशन की शुरुआत हुई। इसके तहत वहाँ दूतावास खोला गया है। राजनैतिक संबंध 1992 से ही है। लुथियाना का भारतीय दूतावास 2008 में ही बन गया था, लेकिन भारत ने वहाँ दूतावास नहीं स्थापित किया था। लेकिन भारत में और पोलैंड से ही भारत वहाँ अपना कारोबार संभालता था। पोलैंड के दूतावास से ही यहाँ भारत का कार्य होता था, लेकिन अब वहाँ भारत का दूतावास खुल गया। कहाँ? लुथियानिया में। क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में किस देश में भारत ने अपना दूतावास खोला है? हाँ, भारतीय ने अस्थायी मिशन की स्थापना की है, तो लुथियानिया में। ये बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश के बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्यों होता है बाल्टिक देश। 17 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फॉर्म एक्जियोम स्पेस के द्वारा किया गया। ठीक है, मिशन का नाम है मिशन AX-1 के द्वारा किया गया। ये पहला जो है अंतरिक्ष यात्रा था जो पूर्णतः निजी यात्रा था। ठीक है, अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित। ठीक है, एक्जियोम, इसका कौन सा है? एक्जियोम स्पेस के द्वारा, एक्जियोम स्पेस के द्वारा। ठीक है, 18 नंबर देखें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिशय की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आहार 2। ठीक, आहार 2। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे क्या है आहार 2। यह आतिथ्य अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है आहार 2022। आहार 2022। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली के प्रगति मैदान। अभी खाद्य संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। देखिए पाकिस्तान में भी स्थिति खराब है, श्रीलंका की स्थिति जान ही चुके हैं, कई देशों में स्थिति खराब है। ठीक है, एक तो लॉकडाउन की वजह से और दूसरा जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है गेहूँ उत्पादन में उसका टॉप पर था। गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा वहाँ होता था और वहाँ गेहूँ कई देशों में वो एक्सपोर्ट करता था। युद्ध के कारण कई देशों को एक्सपोर्ट नहीं करा, खासकर यूरोपियन यूनियन को, जिसकी वजह से खाद्य संकट गहराया हुआ है। तो खाद्य संकट अभी चर्चा में, जो चर्चा में वो पर्चा में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। कब? 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच हुआ। आयोजक कौन थे इसके? भारत व्यापार संवर्धन संगठन था इसका आयोजक के सहयोग से कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता का भी नाम पूछ देगा कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। ठीक है, किसके सहयोग से? भारतीय व्यापार संगठन कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा हुआ। ठीक है, 19 नंबर है कि पहला वैश्विक आयुष विशेष और नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। 20 से 22 अप्रैल 2022 को हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी द्वारा WHO के महानिदेशक की उपस्थिति में हुआ। WHO के महानिदेशक की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा हुआ। गांधीनगर, याद रखें गांधीनगर। ठीक है, पहला वैश्विक आयुष विशेष और नवाचार सम्मेलन। ठीक है, ये गांधीनगर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? देखिए, और इसका निर्माण किसने किया? इससे संबंधित कई क्वेश्चन बनेंगे आप। तो इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। ठीक है, इसका परीक्षण हुआ 19 अप्रैल 2022 को वायुसेना ने नौसेना के, देखिए वायुसेना ने नौसेना के सहयोग से किया। दोनों ने इसका किया, वायुसेना नौसेना के सहयोग से किया। सुखोई फाइटर जेट से इसका परीक्षण किया गया। सुखोई फाइटर का आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका परीक्षण किस फाइटर जेट से किया गया? तो सुखोई फाइटर जेट से इसका परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता की, इसकी मैक गति कितनी है? 208 मैक इसकी गति है। ठीक है, मिसाइल की गति 208 मैक। ठीक है, इसे मीटर
मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, लेकिन मिसाइल सबका सुपरसोनिक जो होता है उसकी गति को मैक में मापा जाता है। विमान की गति को मैक में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, ठीक है। तो इसकी मापा जाता है मैक में, मैक। तो 208 मैक इसकी गति है, ठीक है। और लक्ष्य कितना है, तो 350 किलोमीटर इसका लक्ष्य क्या, मारक क्षमता ही पूछा जाता है या लक्ष्य भी। तो मारक क्षमता कितनी है इसकी, 350 किलोमीटर, मतलब 350 किलोमीटर तक का लक्ष्य ये भेज सकता है। 21 नंबर है, भारत की स्क्वैश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में है कि में एक प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीता है। भारत की स्क्वैश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। कौन कौन जीते देखे, एक का नाम है दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा, महिला जोड़ी ने जीता। और दूसरा है दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, ये क्या है, मिश्रित युगल ने जीता है, ठीक है, खेल से संबंधित है, ठीक है। 22 नंबर राम दरत मिश्र सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया राम दरस मिश्र, ठीक है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, तो के बिरला फाउंडेशन है, ठीक है, इसके द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और इनके किस भाषा के लिए दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इनके किस काव्य संग्रह के लिए, किस उपन्यास के लिए, तो अगर है ना, इनकी किस कृति के लिए, इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। तो चर्चा में है, पिछले बार आया था रेत की समाधि पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रेत की समाधि किसकी रचना है, 67वीं बीपीएससी पीटीडी एग्जाम में तो पूछा जाएगा कि मैं तो यहाँ हूँ, ये काव्य संग्रह किसका है, तो राम दरस मिश्र की है। सरस्वती सम्मान 2022-21 दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है, 22 में इसमें मिला, 1 साल बाद मिलता है, मतलब 1 साल पीछे का मिलता है। तो किसके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मिला, ठीक है। 23 नंबर है, अब तक सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की खोज किया गया है, ठीक है। उसका नाम क्या, क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो कोमेट C/2014 JM 271 इसका नाम है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, नासा के टेलीस्कोप के द्वारा इसे देखा गया है, ठीक है। लगभग 80 मील दूर है, कितने मील दूर है, 80 मील दूर है, नहीं सॉरी, इसकी लंबाई है 80 मील, लंबाई इसकी 80 मील है और 2 बिलियन मील दूर है, 2 बिलियन मील दूर है, इसकी लंबाई 80 मील है, नासा के टेलीस्कोप द्वारा इसे देखा गया है। कोमेट C/2014 JM 271, ठीक है। यही पूछा, इनाम दे देगा, ऐसा लिख देगा, पूछ देगा ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह जो होता है वो ग्रह और तारा का ही टूटा हुआ भाग होता है। कभी विस्फोट होता है तो उससे ही टूट कर निकल जाता है, और यही जो है सूर्य की परिक्रमा करने लगता है उसी कक्षा में, है ना। तो उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। 24 नंबर है, 32वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो उलान बटोर कहाँ, मंगोलिया में। उलान बटोर कहाँ है, मंगोलिया में, और 19 से 24 अप्रैल 2022 के बीच में हुआ। पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा, इसमें पूछा जा सकता है इसमें शीर्ष पर कौन रहा, जापान रहा। 10 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य मिला कुल 21 पदक जीता है। भारत 5वें स्थान पर रहा, ठीक है। भारत की स्थिति जान ले, भारत की क्या स्थिति रही वहाँ, भारत का 5वां स्थान रहा। भारत ने 1 स्वर्ण 5 रजत और 7 कांस्य जीता है, 1 गोल्ड 5 सिल्वर और 7 ब्रोंज जीता, कुल 14 पदक जीता भारत ने। भारत का रवि दहिया जो है वो गोल्ड लाया, भारत का रवि दहिया कुश्ती में गोल्ड लाया, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि 32वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड किससे मिला था, रवि कुमार दहिया को गोल्ड मिला। 25 नंबर देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला विश्व कप 7वीं बार जीता, कि कितने बार जीता, 7वीं बार जीता। 21 क्रम का था, 12वें क्रम का। इसका मेजबान कौन था, न्यूजीलैंड इसका मेजबान था, न्यूजीलैंड इसका मेजबान देश था, मतलब न्यूजीलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ। कुल 8 देशों ने खेला,
उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा इसका उपविजेता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी पुरस्कार मिला। दोनों पुरस्कार इसे मिला, प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला फाइनल मैच का, और पूरे टूर्नामेंट के लिए भी मिला इसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिला। इसका नाम क्या है? एलिसा हेली। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता। 26 नंबर में महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक योजना चला रही है। एक योजना की शुरुआत हुई, इसका नाम अवसर। क्या है? अवसर। क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, ये IAS PD के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ महिलाओं, खासकर महिलाओं, SC ST, ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है वो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर की शुरुआत की। अवसर एक योजना है, ठीक है। अवसर देखिए महिलाओं, ठीक है, क्या है इसमें? एक कला को जो है ना प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें उचित अवसर प्रदान करने के लिए ये इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री के एक विजन है जिसका नाम भारतीय विमान पतन प्राधिकरण स्थल के रूप में हवाई अड्डे पर इसे जगह दिया जाएगा। मतलब भारत में जो भी हवाई अड्डे हैं वहाँ इनके लिए एक जगह उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक हवाई अड्डे दिया ना, लिखा है प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल इसके लिए निर्धारित किया जाएगा, जहां इसके उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए सहायता किया जाएगा। मतलब इसके बिक्री, प्रदर्शन के लिए और बिक्री के लिए, ठीक है, विपणन के लिए 100 से 200 वर्ग फुट के क्षेत्रफल इसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के विजन के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी BBI माना जा रहा है, ठीक है। इसे ध्यान से देखेंगे। अवसर, ठीक है, ऐसे पूछ दिया जाएगा कि अवसर योजना की जो शुरुआत हुई है इसका टारगेट ग्रुप कौन है, लक्षित ग्रुप कौन है? तो महिला कारीगर और शिल्पकार इसके लक्षित ग्रुप है। इन लोगों को लक्ष्य में रख करके इस योजना की शुरुआत की गई है। ये भी 4 ऑप्शन दे देगा, महिला कारीगर शिल्पकार या व्यापारी। तो व्यापारी को हटा देंगे या कृषक को हटा दें, कृषक रहेगा, कृषक तो 3 है, महिला कारीगर और शिल्पकार, ठीक है। 27 नंबर है कि नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। मतलब प्रधानमंत्री PM म्यूजियम की शुरुआत हुई कब? 14 अप्रैल 2022 को। 14 अप्रैल किनकी जयंती है? तो अंबेडकर साहब की जयंती है। अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उसका उद्घाटन किसने किया? PM मोदी ने किया। कहाँ है? दिल्ली में 3 मूर्ति भवन है दिल्ली में, उसके परिसर में किया गया। इसमें क्या है? सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में इसमें बताया जाएगा, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं का जिक्र किया जाएगा, उनसे जुड़े कुछ सामानों को वहाँ रखा जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यही है। अब देखिए 28 नंबर है कि स्वदेश निर्मित, देखिए यहाँ भी स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 66वीं PPC में रुद्र क्या पूछा गया, रुद्र पर क्वेश्चन आया कि रुद्र क्या है, ठीक है। तो भी गाइडेड मिसाइल था रुद्र, ठीक है। अब क्या? स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का। तो हेलिना का निर्माण किसने किया? DRDO ने इसका निर्माण किया, ठीक है। DRDO ने इसका, आप खरीदने का नेहरू बिहार के बगल में DRDO का ऑफिस है तिमारपुर में, ठीक है। इसका निर्माण DRDO ने किया। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? 10 अप्रैल को हुआ इसका पोखरण में, और 11 अप्रैल को हुआ लद्दाख में। 2 जगह इसका परीक्षण किया गया, पोखरण और लद्दाख में, ठीक है। DRDO, थल सेना और वायु सेना के सहयोग से इसका परीक्षण किया गया। तीनों इसमें सहयोगी है, DRDO, थल सेना और वायु सेना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा वनडे एग्जाम के लिए। हेलिना क्या है? हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और स्वदेश निर्मित है। 29वां है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया है। तो इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है? इसका हुआ जामनगर, गुजरात। कब? 19 अप्रैल 2022 को किया गया। शिलान्यास किसने किया इसका? तो इसमें 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने उपस्थित होकर के वहाँ मिलकर के उसका शिलान्यास किया। PM मोदी। WHO का महानिदेशक, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अघनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। इतना याद रखें कि टेड्रोस। आपको करंट में इसका क्वेश्चन पूछा था क्योंकि WHO भी
अभी कोरोना का बाद से चर्चा में ही है। WHO के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने, तीनों ने मिलकर उसका शिलान्यास किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया गुजरात के जामनगर में। ठीक है। 30 नंबर है कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। 31 नंबर, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं के श्री के एन व्यास न्यूली अपॉइंटेड है। न्यूली अपॉइंटेड पर क्वेश्चन आता है, नए जो नियुक्तियां होती है उस पर क्वेश्चन आते हैं। सभी अप्रैल में नियुक्त हुए हैं। पिछले में मैंने बताया है 2-3 नियुक्तियां के बारे में, और इसे भी देखिए आगे। भारत के नए विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री के एन व्यास। ठीक है। 32 नंबर है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। कौन है, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। बाय डिफॉल्ट जो है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। 33 नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनोज कुमार सोनी बने हैं इसके। 34 नंबर है विजडेन। देखिए ध्यान से देखें इसे, विजडेन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो इसके 22 में इसका दिया गया। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में भारत के 2 क्रिकेटर इसमें शामिल हैं। कौन कौन है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, 2 क्रिकेटर इसमें शामिल है। ठीक है। और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ई ऑप्शन मानेंगे आप लोग BPSC PT में, कि ई ऑप्शन अभी हटा नहीं है। ठीक है। 35 नंबर है यूनेस्को द्वारा गुइलेर्मो कोनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। यूनेस्को द्वारा गुइलेर्मो कोनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022 प्रदान किया। किसे प्रदान किया गया है, तो देखें किसे किया गया है। यह बेलारूस के पत्रकार संगठन को किया गया है। बेलारूस के पत्रकार संगठन को किया गया है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा गुइलेर्मो कोनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022 बेलारूस के पत्रकारों के संगठन के लिए कोई से प्रदान किया गया है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और अभी तक जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, और लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।